हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे गोल्जी बॉडी एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली का नेक्स्ट पार्ट है। बहुत से सेल ऑर्गेनेली अभी हम कवर कर चुके हैं, तो वन बाय वन सारे कवर करते हैं। तो देखिए, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, यानी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? इट गोज टू कैमिलियो गोल्जी। और देखो, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडी का नाम रखा गया। तो इन्होंने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को 1898 में ऑब्जर्व किया था। क्लियर? एंड इन्होंने गोल्जी बॉडी को किस तरीके से ऑब्जर्व किया? ये स्टूडेंट न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है सेल, दिस इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास इस तरीके से डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर, डार्क स्टेन कलर का रेटिकुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने न्यूक्लियस के पास देखा था और उसी को नाम दिया था गोल्जी बॉडी। सो ही ऑब्जर्व डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर। डेंसली स्टेन होता है स्टूडेंट डार्क कलर का स्ट्रक्चर, और रेटिकुलर नेटवर्क लाइक, तो डार्क कलर का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने न्यूक्लियस के पास देखा और उसको फिर इन्होंने नाम क्या दिया? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी इन्होंने आफ्टर हिम, यानी अपने नाम के ऊपर ही इन्होंने ये नाम जो है उनको दिया था। क्लियर? सो गोल्जी बॉडी टर्म्स कहाँ से आई, डिस्कवरी कहाँ से आई? गोल्जी कैमिलियो गोल्जी से ही आई स्टूडेंट। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो सेड टू बी द डाल्टन कॉम्प्लेक्स। इनको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जो गोल्जी बॉडी होती है ना, दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑलमोस्ट सभी के अंदर होती है। कहाँ कहाँ नहीं होती है? जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज हैं इनके अंदर ये देखने को नहीं मिलती। आरबीसीज के अंदर हमने देखा था बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती हैं, तो उनमें से एक गोल्जी बॉडी भी इसके अंदर नहीं मिलती है। देन स्टूडेंट, जो मैच्योर सीव ट्यूब होती है ना, उसके अंदर भी गोल्जी अपैरेटस एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब जो हम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में हम सेल्स पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हम पढ़ते हैं, तो वो जो प्लांट सेल्स होती है उनमें भी ये नहीं होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो एब्सेंट इन द स्पर्म। स्पर्म यानी कि मेल गैमीट की बात कर रहे हैं। जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स, ये दोनों क्या है स्टूडेंट? प्लांट किंगडम में प्लांट्स की कैटेगरी है। तो इन दोनों ही कैटेगरी में जो मेल स्पर्म होते हैं ना, उनमें गोल्जी बॉडी नहीं होती है। क्लियर? सो जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जिस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल, वेसिकल से मिलके बना था, उसी तरीके से स्टूडेंट गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स और एक और स्ट्रक्चर होता है गोल्जियन वैक्यूल्स। इन चारों से मिलके जो गोल्जी बॉडी है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है। आइए देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट सिस्टर्ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गोल्जी बॉडी का। सिस्टर्ने में बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही सिस्टर्ने होते हैं। फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप सैक की तरह होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं, इंटरकनेक्शन इनके बीच में रहेगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्ने। अब ये जो डिस्क शेप सिस्टर्ने होते हैं, फ्लैट होते हैं स्टूडेंट, इनका डायामीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। यानी यहाँ पे सिस्टर्ने का जो डायामीटर है स्टूडेंट, वो एनसीईआरटी में मेंशन है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। किसका डायामीटर? सिस्टर्ने का। क्लियर? दे आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, कहते हैं ना चट्टा लग जाना, इस तरीके से ये एक के ऊपर एक स्टैक की तरह होते हैं और पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? द गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली, कंसेंट्रिकली का मतलब होता है स्टूडेंट
रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म पे दे आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं और दो फेज इनमें पाए जाते हैं। एक तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स फेज, कॉन्वेक्स फेज को हम सिस फेज और फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, और इसी को हम स्टूडेंट एक नाम और भी देते हैं, इट इज ऑल्सो सेड टू बी द प्रॉक्सिमल फेज। इसको हम प्रॉक्सिमल फेज भी कहते हैं। दूसरा फेज होता है स्टूडेंट कॉनकेव, जिसको ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज और इसको डिस्टल फेज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो सेड टू बी द डिस्टल फेज। ये कैसे होता है स्टूडेंट? ये एक सेल है। अब ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो जो साइड न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होगी, किसकी? गोल्जी बॉडी की। इस तरीके से देखिए, ये गोल्जी बॉडी है, तो ये आप समझिएगा कि हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के साथ ही रहती है गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी बॉडी की आप साइड देख रहे हो, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइड होती है स्टूडेंट जिसको हमने क्या कहा है? कॉन्वेक्स साइड। देखो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, इसी को सिस फेज भी कहते हैं और इसी को फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं और प्रॉक्सिमल फेज भी अभी हमने देखा कि इसी को कहते हैं। दूसरा, जो न्यूक्लियस से थोड़ा सा अवे है और ये इसका सरफेस कैसा है? कॉनकेव, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट ट्रांसफेज। और ये ट्रांसफेज जो है वो हमेशा न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपोजिट होगा। क्लियर? अब ये देखो, ये एक पॉइंट ये है स्टूडेंट, जो दोनों फेज है यानी कि सिस और ट्रांसफेज, सिस फेज और ट्रांसफेज, बोथ फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट। दोनों फेज एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब हमने ये क्यों कहा स्टूडेंट कि एंटायरली डिफरेंट? एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए कहा क्योंकि फंक्शन दोनों का अलग अलग हो जाता है और फंक्शन की वजह से स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हैं, बट मेनली क्या है? फंक्शन में। और फंक्शन की वजह से इसका जो हमने कहा है, दोनों फेज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बट कंडीशन क्या है? इंटरकनेक्टेड है। यानी ये जो आप देख रहे हो ना सिस्टर्ने के जो सैक हैं, वो स्टूडेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि कई बार डायग्राम में इनका इंटरकनेक्शन नहीं शो होता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो है आपस में सिस्टर्ने इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर? चलिए आइए स्टूडेंट सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो सिस्टर्ने के स्ट्रक्चर में ये आप सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हैं। इनमें ये जो कॉन्वेक्स पार्ट आप देख रहे हो, दिस कॉन्वेक्स पार्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ ही रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के साइड कॉन्वेक्स पार्ट इसका देखने को मिलता है। और इस कॉन्वेक्स पार्ट को स्टूडेंट हम नाम क्या देते हैं? देखिए कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, इसको हम सिस फेज भी कहते हैं, इसको हम फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो सेड टू बी द प्रॉक्सिमल फेज। ये सारे नाम जो हैं वो इसी कॉन्वेक्स पार्ट को दिए गए हैं। अब ये जो कॉनकेव सरफेस आप देख रहे हो अपोजिट टू द न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, this concave part is said to be the ट्रांसफेज। ट्रांसफेज के अलावा हम इसको एक और नाम देते हैं स्टूडेंट मैच्योरिंग फेज, और डिस्टल फेज भी इसी को कहा जाता है। इट इज ऑल्सो सेड टू बी द डिस्टल फेज। क्लियर? सो ये सरफेस तो आपको क्लियर हुए। अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। वो प्रोटीन जो किसने बनाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाई थी, एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं। तो वो प्रोटीन मॉडिफाइड कहाँ हुई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्दर वो मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ जाती है? गोल्जी बॉडी में। उसके अलावा और भी बायोमॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स हो सकते हैं जो बनते तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हैं और बनने के बाद दे आर पैक्ड इन वेसिकल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स या जो बायोकेमिकल्स हैं वो कहाँ बने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, प्रोटीन्स जिसमें मेनली होती है, और बनने के बाद वो कहाँ जाते हैं स्टूडेंट? वो एंटर करते हैं जो गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने हैं उनके ऊपर। तो ये जो वेसिकल्स की फॉर्म पे बने हैं इनको हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स। इनको हमने नाम क्या दिया है स्टूडेंट? ट्रांजिशनल वेसिकल्स। ट्रांजिशनल वेसिकल्स में बेसिकली है क्या? वो प्रोटीन्स, वो बायोकेमिकल्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेनली बना है। क्लियर? अब ये क्या करते हैं स्टूडेंट? ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स हैं, ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स फ्यूज करते हैं गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने के साथ। इस तरीके से देखिए, तो ये वेसिकल्स फ्यूज हो गई कहां पर? सिस्टर्ने की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ। और ये जो सब्सटेंस है, चाहे वो प्रोटीन्स है चाहे वो अदर बायोमॉलिक्यूल्स है, वो कहां रिलीज हो गए हैं? सिस्टर्ने पे। क्लियर? अब मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट के सिस्टर्ने क्या होते हैं? दे आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड होते हैं ये। तो सब्सटेंस कैसे मूव कर रहा है? थ्रू द कनेक्शन। देन अब ये जो मॉलिक्यूल्स है एक सिस्टर्ने से दूसरे सिस्टर्ने तक जाते हैं और यहां पे क्या होता है स्टूडेंट? जो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, उनका मॉडिफिकेशन होता है। सो यहां पे देखो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड बायोमॉलिक्यूल्स अकर। क्लियर? जिस तरीके से स्टूडेंट ग्लाइकोसाइलेशन होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है, सल्फर का एडिशन होता है प्रोटीन पे, ये सारे मॉडिफिकेशन कहाँ होते हैं? गोल्जी बॉडी पे। जस्ट लाइक अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, ग्लाइकोसाइलेशन स्टूडेंट स्टार्ट हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, पर वो कंप्लीट कहाँ होती है? गोल्जी बॉडी पे। तो यहाँ पे भी ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस चलती है। यहाँ पर भी क्या होता है स्टूडेंट? जो प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस ऐड होने हैं, सल्फेट ऐड होने हैं और सेल सिग्नलिंग के लिए जो मॉडिफिकेशन होनी है वो भी यहाँ पर होती है। सो दिस इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड बायोमॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये जो वेसिकल्स थी इसने फ्यूज्ड कहाँ किया था? सिस्टर्ने की मेम्ब्रेन के साथ। अब यहाँ पे ये जो मॉडिफिकेशन है, जब ये मॉडिफिकेशन हो जाएगी तो देखो क्या होगा? मॉडिफिकेशन होने के बाद यही वेसिकल्स बड ऑफ करती है, यानी कि यहां से अब ये इस तरीके से जो ट्रांसफेस है, ट्रांसफेस से मॉलिक्यूल्स जो मॉडिफाइड हुए हैं उन मॉलिक्यूल्स को लेगी और उन मॉलिक्यूल्स को लेने के बाद ये जो वेसिकल्स है वो यहाँ से बड ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे देखो फ्यूज हुई थी तो मटेरियल अंदर गया था। अब ये जो वेसिकल्स है यहाँ से बाहर आ रही हैं तो मटेरियल भी इनके साथ क्या आएगा? बाहर आएगा। ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, तो ये जो वेसिकल्स हैं इन वेसिकल्स को हम सिक्रेटरी वेसिकल्स भी कह देते हैं। और अब यहां पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सो हियर इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती हैं। कौन फ्यूज करती हैं? जो वेसिकल्स कहाँ से आई हैं? एंड गोल्जी बॉडी से जो रिलीज हुई है। ये देखिए, ये वेसिकल्स कहाँ फ्यूज करेंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फ्यूज करने के बाद ये जो सब्सटेंस था उसको सेल के बाहर रिलीज कर देगी। और सेल के बाहर जब ये रिलीज करेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज सेड टू बी द एक्सोसाइटोसिस। तो ये वेसिकल्स जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगी? बाहर रिलीज कर देगी। क्लियर? तो ये प्रोसेस होता है, ये फंक्शन होता है स्टूडेंट गोल्जी बॉडी में। तो और देखते हैं स्टूडेंट, इससे पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं। देखो, वेसिकल्स फ्यूज्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड केमिकल रिलीज्ड आउट। जो केमिकल है वो बाहर रिलीज हो जाता है और बेसिकली ये क्या कर रही हैं? वेसिकल सिक्रीशन में रोल प्ले कर रही हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? दीज आर सेड टू बी द सिक्रेटरी वेसिकल्स। इनको हमने क्या कहा है? सिक्रेटरी वेसिकल। तो ये रोल होता है स्टूडेंट सिस्टर्ने का, जो फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद प्रोटीन्स में, बायोमोलिक्यूल्स में मॉडिफिकेशन का काम करती है। और यही रीजन होता है स्टूडेंट, जो गोल्जी अपैरेटस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन में रहता है, क्योंकि वही सब्सटेंसेस पास ऑन होता है गोल्जी बॉडी पे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जिसकी मॉडिफिकेशन चल रही है, जो बन रहे हैं, वही गोल्जी बॉडी पे मूव करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन वही लिखा हुआ है, प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जैक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा स्टूडेंट। सो प्रोटीन्स फॉर्म बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक्ड इन वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर पैक्ड होता है और इन वेसिकल्स को हमने नाम क्या दिया था? इन वेसिकल को हमने स्टूडेंट नाम दिया था ट्रांजिशनल वेसिकल। क्लियर? याद है आप लोगों को? देन दीज वेसिकल फ्यूज्ड विद गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यानी सिस्टर्ने के साथ फ्यूज करती है और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिस फेस पे ये फ्यूज करती है। क्लियर? देन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकर। प्रोटीन के साथ साथ अगर कोई बायोमोलिक्यूल है उसकी भी मॉडिफिकेशन होगी, कहाँ? गोल्जी बॉडी पे। एंड रिलीज आउट फ्रॉम द ट्रांसफेज, और ट्रांसफेज से वो रिलीज आउट हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? तो ये है स्टूडेंट सिस्टर्ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिब्यूल्स की। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ना, दैट इज टिब्यूल। तो देखो टिब्यूल क्या है? टिब्यूल आर प्रेजेंट इन पेरीफेरल रीजन। अब पेरीफेरल रीजन का मतलब क्या है? जो सिस्टर्ने है ना स्टूडेंट, ये सिस्टर्ने के पेरीफेरल रीजन पे प्रेजेंट होता है। ये देखिए इस तरीके से ये सिस्टर्ने है और सिस्टर्ने का जो पेरीफेरल रीजन है वो यहाँ पे पेरीफेरल रीजन पे प्रेजेंट है। और पेरीफेरल रीजन पे भी कहाँ पर? ट्रांसफेस पे।
इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पेरिफेरल रीजन पे भी टिब्यूल कहाँ होते हैं? ट्रांसफेस पे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है टिब्यूल्स का। क्लियर? अब ये जो टिब्यूल्स हैं ये बनते किससे हैं? दे अराइज फ्रॉम सिस्टर्ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि जो टिब्यूल्स है वो अराइज किससे होंगे? दे अराइज फ्रॉम द सिस्टर्ने। क्लियर? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई टिब्यूल का रोल क्या है, टिब्यूल करता क्या है? देखो, टिब्यूल एक कम्युनिकेशन सेंटर की तरह काम करता है और ये लिंक स्टैब्लिश करता है सिस्टर्ने के बीच में। तो कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करेगा और इसका काम क्या है? इट लिंक्स सिस्टर्ने, सिस्टर्ने को आपस में जोड़ने का काम करता है टिब्यूल। क्लियर? देन स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं वेसिकल्स की। सो देखो, वेसिकल्स क्या होती है? स्मॉल स्फेरिकल या ओवॉइड शेप का स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस बाउंड है। दीज वेसिकल अराइज फ्रॉम टिब्यूल। अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो वेसिकल्स है वो किससे अराइज हो रही है? टिब्यूल से। ये देखिए, ये टिब्यूल वाला पार्ट है और टिब्यूल से ये अराइज हुई क्या? वेसिकल। तो वेसिकल्स भी अराइज कहाँ होती है? बेसिकली ट्रांसफेस पे हो रही है। और ट्रांजिशनल वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनती है वो होती है स्टूडेंट सिस फेस पे। क्लियर? अब ये सिक्रेटरी वेसिकल्स भी हो सकती है और मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्रेटरी वेसिकल्स ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर जो सब्सटेंस है वो सिक्रेटरी सब्सटेंस है और उसका सिक्रेशन होता है कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ये देखिए स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना, तो ये देखो ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये सब्सटेंस सिक्रेट होता है इन वेसिकल्स के थ्रू और इसीलिए ये सिक्रेटरी सब्सटेंस के सिक्रेशन में रोल प्ले करती हैं, तो इनको सिक्रेटरी वेसिकल भी कह देते हैं। क्लियर? सो ये क्या है? दे आर ऑल्सो सेड टू बी द सिक्रेटरी वेसिकल्स। दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड सिक्रेटरी वेसिकल्स। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तीनों स्ट्रक्चर टिब्यूल, सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, गोल्जियन वैक्यूल्स। देखो, गोल्जियन वैक्यूल्स क्या होती हैं? एक बार स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं स्टूडेंट। ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहां पर ये वेसिकल्स बन रहे हैं। वेसिकल्स किससे बन रहे हैं? टिब्यूल से। ये वेसिकल्स यहाँ पे तो बनते हैं देखो टिब्यूल से, ये टिब्यूल वाला पार्ट है। लेकिन सिस्टर्ने से ट्रांसफेस पे, सिस्टर्ने से कभी कभी क्या बनता है? इस तरह के वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी बनता है। और कहां से बनेगा? ट्रांसफेस पे इस तरह की वैक्यूल बनती है, मेम्ब्रेनस बाउंड वैक्यूल बनती है। इनको गोल्जियन वैक्यूल कह देते हैं। और ये वैक्यूल स्टूडेंट, इनमें से कुछ वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम की तरह काम करती है। कुछ वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम की तरह यानी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सीधी सी बात क्या है कि गोल्जियन वैक्यूल सिस्टर्ने के ट्रांसफेस से अराइज हुई है और यही लाइसोसोम में कन्वर्ट होती है। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, ये देखो, अराइज फ्रॉम ट्रांसफेस एंड सम ऑफ देम एक्ट एज लाइसोसोम। तो अब आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम कहां से बनी है? तो लाइसोसोम बनी है स्टूडेंट गोल्जी अपैरेटस, और गोल्जी अपैरेटस के भी सिस्टर्ने वाले पार्ट से। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, इंटरकनेक्शन। अभी हमने सिस्टर्ने पे इंटरकनेक्शन देखे ना, तो ये जो इंटरकनेक्शन है दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली, यानी एनिमल सेल्स की जो गोल्जी बॉडी है उनके सिस्टर्ने में ही इंटरकनेक्शंस देखने को मिलते हैं। प्लांट्स की सेल में जो गोल्जी बॉडी है उनमें नहीं देखने को मिलते। यानी इस तरीके से ये सिस्टर्ने के स्टैक है और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इंटरकनेक्शन है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसके जो सिस्टर्ने हैं स्टूडेंट, उनमें इंटरकनेक्शन देखने को नहीं मिलते।
तो इस तरह की जो गोल्जी बॉडी होती है ना, वो थोड़ी सी प्रिमिटिव टाइप की होती है और उसको हम नाम देते हैं डिक्टियोजोम्स. सो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्टियोजोम्स. क्लियर? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, द एरिया अराउंड गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी के चारों तरफ का जो एरिया होता है ना, इट इज डिवॉइड ऑफ सेल ऑर्गेनली. इसके चारों तरफ कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होती है. जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह की ऑर्गेनली राइबोसोम्स गोल्जी अपैरेटस के पास नहीं होती है. और ये एरिया जहां पे ये ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है नियर द गोल्जी बॉडी, इट इज सेड टू बी द जोन ऑफ एक्सक्लूजन. इसको हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन. Clear? So area around the Golgi body are devoid of cell organelle like mitochondria, like ribosome, like chloroplast. ये नहीं होती हैं और उस एरिया को हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन. और इसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट, ताकि गोल्जी बॉडी जो है वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके. ऑल्दो इस जोन ऑफ एक्सक्लूजन में कभी कभार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहा है, कभी कभी उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. क्लियर? बाकी जो ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं होती है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या हैं? देखो, गोल्जी बॉडी इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है स्टूडेंट्स. ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि प्रोटीन के साथ साथ क्या है? कार्बोहाइड्रेट. जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो क्या बनती है? ग्लाइकोप्रोटीन. अब ये प्रोसेस तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पढ़ा था. तो देखो क्या है कि ये स्टार्ट हो जाता है कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, लेकिन ये एंड कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी पे. और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब ऐड होके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट ग्लाइकोसाइलेशन. तो ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगी, लेकिन कंप्लीट कहाँ होगी? गोल्जी बॉडी पे. उसी तरीके से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जब कंबाइन होते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन. और ग्लाइकोसाइडेशन से क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इज इन्वॉल्व. इट इज मतलब गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं. इट इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट. दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. गोल्जी बॉडी क्या करती है? सेल के अंदर और सेल के बाहर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती है. उससे पहले ये सेल की क्या करती है? पैकेजिंग करती है. और पैकेजिंग करने के बाद प्रोसेसिंग यानी मॉडिफिकेशंस होती है. पहले एग्जैक्टली मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन के बाद पैकेजिंग होगी और पैकेजिंग के बाद सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. क्लियर? इट कॉज सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस के सिक्रीशन में भी रोल प्ले करती है स्टूडेंट, जैसे म्यूकस है, एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज है और प्लांट के केस में वैक्स है. तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो सेल के बाहर सिक्रेट होंगे. तो उस सिक्रीशन में भी गोल्जी बॉडी इन सब की पैकिंग करेगी और फिर सेल के बाहर उनको ट्रांसपोर्ट करती है. क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ फंक्शंस इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आ जाता है, तो देख लेते हैं. जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करती है? एक्रोसोम की फॉर्मेशन करती है. जैसे लाइसोसोम्स बनते हैं ना, उन्हीं लाइसोसोम्स में से कुछ एक्रोसोम भी बनते हैं. और ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये स्पर्म है, तो दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म. और ये मिडल पीस है और ये टेल है स्पर्म की. क्लियर? तो जो हेड है, हेड के बिल्कुल इंटीरियर साइड पे इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है. और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी द एक्रोसोम. एक्रोसोम
मॉडिफाइड लाइसोसोम ही है जो किससे बनी है, गोल्जी अपैरेटस से बनी है। और एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, दे हैव स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन्स वो सभी एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, ये एग सेल है तो एग सेल के चारों तरफ देखो क्या है, बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है। तो स्पर्म लाइसिन क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे और उसके बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो कहाँ एंटर करता है, सेल के अंदर, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको। अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट at the tip of sperm. An acrosome has enzyme that breaks egg membrane. एग मेम्ब्रेन को ये एंजाइम ब्रेक करते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ये फैसिलिटेट करते हैं। क्लियर? गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन विटेलोजेनेसिस। विटेलोजेनेसिस क्या होती है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ यॉक। oocyte के अंदर, oocyte के अंदर जब यॉक की फॉर्मेशन होती है तो उसमें इन्वॉल्व होती है गोल्जी बॉडी, और यॉक जो है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है। क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट जो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन है वो भी गोल्जी बॉडी से होती है, ये हमने देखा। और जो प्लांट्स में रूट्स होती है ना, उसमें जो रूट हेयर्स होते हैं उनको भी डेवलप करने में गोल्जी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर? गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है। किस तरीके से स्टूडेंट, एक मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करके। लाइक मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कन्वर्ट कर देती है मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर सकती है। सो मेम्ब्रेन कन्वर्जन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। क्लियर? सो ये हमारा गोल्जी अपैरेटस है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम्स।